नमस्कार। दावा तो यह किया जा रहा था अब की बार 400 पार, मगर जनता ने घमंड को जमीन पर नाको चने रगड़वा दिए दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करती नहीं दिखाई दे रही। कम से कम अगर हम रुझानों की बात करें, सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में प्रियंका गांधी यानी इंडिया गठबंधन ने एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया भाजपा को। करीब 43 सीटें 80 में से दिखाई दे रही हैं। बड़ी खबर यह दोस्तों कि इस वक्त एनडीए 295 सीटों पर आगे है और नुकसान करीब 64 सीटों का है। और क्या आप जानते हैं, यह सारा नुकसान भाजपा की वजह से हो रहा है। सही सुना आपने, यह सारा नुकसान बीजेपी की वजह से हो रहा है, ना नीतीश की वजह से, ना तेलुगु देशम पार्टी, ना किसी और की वजह से। नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से। मगर खबर कुछ और भी आ रही है दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 11:45 के बाद जो गिनती है, मतों की गिनती, उसमें उसे धीमा कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट जारी किया है दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है उन पर मतगणना की गति धीमी है और आंकड़े समय पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहे हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग, मतगणना की गति सुचारू रूप से चलती रहे और आंकड़ा समय पर उपलब्ध कराएं। और यह शिकायत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों। कुछ देर पहले मनोज झा, जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि काउंटिंग जो है वो धीमी चल रही है। हो क्या रहा है दोस्तों, ये हो क्या रहा है, ये सवाल तो किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इस विशेष प्रसारण में मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाषा यह शिकायत कर रही है और वहीं बिहार में मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि काउंटिंग बहुत धीमी गति से हो रही है। दिक्कत क्या है यहां पर भाषा? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी निचली स्तर पर चली गई है कि अगर ये कोई सामान्य प्रक्रिया भी हो तो लोगों के जहन में साजिश, कॉन्स्पिरेसी आ जाती है। और देखिए, बहुत साफ है क्योंकि कांग्रेस के पवन खेड़ा, जयराम रमेश, दोनों ने चुनाव आयोग को बकायदा लिखित में पूछा है, एक्स प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है। यानी एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि 11:15 के बाद से जो रिजल्ट आने की, काउंटिंग होने की जो प्रक्रिया है वो धीमी है। और इसमें बहुत स्पेसिफिक बात यह है कि स्पेकुलेशन इतना ज्यादा है, पूरा माहौल बन गया है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश ने तो माहौल बना दिया। बीजेपी के लिए अभी तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। वो बार बार बोल रहे हैं कि इतने करोड़ लोगों ने मतदान दिया, अभी तो आधे ही का काउंटिंग होके बाहर आई है, अभी आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये जो इंतजार की बात हो रही है, वरना हम साधारण तौर पे जानते हैं अभी साल इस समय बज रहा है 2:30। आप देखिए 2:30 बजे तक जो माहौल होता है, जिस तरह से रिजल्ट कंसोलिडेट होते हैं और जहां भाजपा जीत रही है वहां तो आप अनाउंस करते जा रहे हैं, और जहां पर समाजवादी पार्टी या आरजेडी या कांग्रेस, वहां पर जो गति धीमी हो गई है, तो सवाल तो उठेंगे और चुनाव आयोग को तुरंत सामने भी आना चाहिए। और ये सवाल मुकुल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल हमने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, सारी ताने, सारे आलोचना आप विपक्ष की मांग पर कर रहे थे, सारे सबूत आप उनसे मांग रहे थे। अब ये काउंटिंग धीमी हो गई, जाहिर सी बात है इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। आखिर क्यों? बिल्कुल, क्योंकि सभी पार्टियां, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस के खासतौर से कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी, इन तीनों की शिकायत यह है कि भाई काउंटिंग धीमी हो गई है। कई जगह से ये ट्विटर पे आ रहा है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि वहां इंटरनेट डाउन हो गया है, कहीं इंटरनेट को काट दिया गया है, यानी कहीं किसी प्रत्याशी के जो पोलिंग जो काउंटिंग पर एजेंट बैठते थे उन्हें रोक दिया गया। तमाम तरह की शिकायतें हैं और इन शिकायतों को तुरंत चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए उस पर, वरना इस समय वाकई देश में इतना अविश्वास का माहौल है कि कुछ भी कहना मुश्किल है कि अगर रिजल्ट बदल जाते हैं तो लोगों को वाकई में विश्वास नहीं होगा। क्योंकि देखिए, लापता जेंटलमैन के तौर पर चुनाव आयोग हमारे सामने रहा। 80 दिन की पूरी चुनावी प्रक्रिया, जिसमें बार बार तमाम लोग, सिविल सोसाइटी, पत्रकार, सारे लोग गुहार लगाते रहे कि आप बाहर आइए, आप बताइए तो कितने लोग मतदान डाल रहे हैं। और आज की तारीख में इतना इंपॉर्टेंट है 4 तारीख को, क्योंकि इतनी आशंकाएं और निर्मूल नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयुक्त की जो कल की भाषा थी, मैं सोच के कह रही थी कि आप फेक नैरेटिव कैसे कह सकते हैं जनाब। ये आप ही के सिस्टम में लोग पैदा हुए थे जिन्होंने दिखाया कि वो 10-10 बार वोट डाल रहे थे। ये फेक नैरेटिव है, ये तो फेक नैरेटिव नहीं है ना।
बड़ी खबर क्या है दोस्तों, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये जो काउंटिंग में जो धीमी गति हो गई है उसकी हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और मुकुल, मैं चाहूंगा जो जो जानकारी आपको मिलती रहे वो भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। मगर बड़ी खबर क्या है दोस्तों, जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रुझानों के हिसाब से देखें तो उसे 62 सीटों का नुकसान हो रहा है। 62 सीटों का नुकसान। पूरा प्रचार तंत्र, पूरा गोदी मीडिया, पूरी एजेंसीज पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन के पक्ष में। मगर एनडीए नीचे जा रही है तो भाजपा की वजह से। मगर क्या आप ये सुगबुगाहट किसी गोदी मीडिया में सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। खबर यही है दोस्तों, एनडीए अगर नीचे जा रही है तो भाजपा की वजह से। यानी कि कहा जा सकता है ये सीधा सवाल किसी और पर नहीं भाषा, ये सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर है। बिल्कुल अवतार स्वरूपी जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इन चुनावों ने एक और चमत्कार देखा है अभिसार। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन चुनावों की वजह से मोदी जी बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए। तो अवतार उन्होंने ग्रहण कर लिया, अपनी मां को दरकिनार कर दिया। जिस मां के नाम पे वो तमाम तरह से वोट मांगते रहे, नोटबंदी में मां को खड़ा कर दिया। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए जो फैक्टर उन्होंने इस्तेमाल किया पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक, यानी मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन, मुजरा, मतलब क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं किए मोदी जी ने, उसके लिए अलग से चर्चा होगी। सब कुछ करने के बाद अगर 60-62 सीटों का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। तो ये तो सीधे सीधे मोदी जी की छवि पर सवाल है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। क्योंकि उन्होंने अपने अलावा तो किसी को मंच पे भी जगह नहीं दी। यहाँ पे बाकी राज्यों में जो अच्छा कर रहे हैं वो तो वहां के जो क्षेत्रीय दल है उनकी वजह से परफॉर्मेंस बीजेपी का अच्छा हुआ है। वरना तो और गुजरात और मध्य प्रदेश तो एक लाइन में है। बिल्कुल वो तो बिल्कुल दूसरे ढंग का एक स्टेट बन गए हैं, जहां पर मोदी मैं कहिए या भाजपा मैं कहिए माहौल बना रहता है। सब कुछ करने के बाद और मीडिया 400 पार का नारा लगाते हुए, एक मीडिया चैनल बताइए, मैं तो यहां से दावा करती हूं जो कॉर्पोरेट मीडिया है जिसने 10-10 बार इंटरव्यू ना लिया हो मोदी जी का, और यह ना बताया हो कि अवतार स्वरूपी प्रधानमंत्री 400 पार के बाद भारत को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम आज चर्चा कर रहे हैं तीसरे टर्म की, वहां तो पहले ही बात हो गई थी कि आप तीसरे चरण में क्या करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं यहां मुकुल, जो सबसे बड़ा झटका भाजपा के लिए, इन्हें झटका मिल रहा है उत्तर प्रदेश से। वो उत्तर प्रदेश जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो उत्तर प्रदेश जो कि राजनीतिक जमीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो उत्तर प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भी दमखम है। वहां पर इस वक्त अगर हम देखें तो 42 से 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। दूसरा बड़ा झटका उन्हें लग रहा है पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी ने नेस्तनाबूद कर दिया भाजपा को। तो आप वहां पर बढ़त बना रहे हैं जो आपकी सही मायने में राजनीतिक जमीन थी मुकुल। बिल्कुल भाई, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तो वो है ही। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से टीएमसी ने बंगाल में अपनी मजबूत रखी जमीन, और अखिलेश यादव ने यूपी में, तो ये जो बढ़त बनाई है ये वाकई में, और ये बहुत ज्यादा निर्णायक हो सकती थी अगर ये जो अभी शिकायतें आ रही हैं ये भी निर्मूल नहीं है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अभी पिक्चर बहुत बाकी है, क्योंकि 2:30 बजे, वैसे आमतौर पर 2:30 बजे तक पूरा रुझान सेट हो जाते थे कि ये होने जा रहा है। मगर ये हमारे जहन में डाउट्स इसलिए हैं क्योंकि अचानक जो काउंटिंग धीमी हो गई है जी, इसलिए हमारे जहन में पहले से था कि इस बार हम बिल्कुल चौकस रहेंगे। और इस बार मैं बता दूं दर्शकों को, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां चौकस नहीं है, सिविल सोसाइटी, जिन्होंने जो भारत की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, मोहब्बत भाईचारे में, वो लोग खुद लगे हैं, बड़ी निगाह रखे हैं। तो इस तरह की लगातार सोशल मीडिया पे देखिए शिकायतें मिल रही हैं। उन शिकायतों को अगर कुछ खेला हो जाता है तो फिर कुछ भी कहना मुश्किल है। समानांतर तौर पर कुछ और खबरें भी आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू क्या किंग मेकर साबित हो सकते हैं, क्योंकि टीडीपी ने विधानसभा से लेकर लोकसभा दोनों जगह शानदार प्रदर्शन किया है। एनडीए की लाज 2 लोगों ने बचा ली, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस बिहार में तो बीजेपी से भी बेहतर है। वहां पर तेजस्वी पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मगर चंद्रबाबू नायडू से जहां तक मुझे पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह संपर्क साध रहे हैं। वहां यह भी खबर आ रही है कि शरद पवार और सीताराम येचुरी भी जो है बात कर रहे हैं। यानी कि पर्दे के पीछे राजनीति जो है वो चल रही है, कोई भी सत्ता में आ सकता है। भाषा ऐसे में दांव बहुत तेजी से चल रहा है, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इंडिया गठबंधन भी दांव खेलने में पीछे नहीं है। और ये दांव खेलना बहुत जरूरी है। टीडीपी का जो इतिहास रहा है और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जनता दल यू नीतीश बाबू के
बारे में वो पलटू राम के तौर पे मशहूर ही है भारतीय राजनीति में। तो दोनों की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय राजनीति में बहुत तगड़ी हैं। और टीडीपी के बारे में तो अगर आप राष्ट्रीय चैनल्स उठा लीजिए, एक चैनल दिखाइए जिसने डिस्कशन किया हो कि टीडीपी किंग मेकर हो सकते हैं, वो तो सिरे से गायब थे, क्योंकि सारा नेशनल मीडिया तो मोदी जी के पीछे बीन बजाते हुए तमिलनाडु में घूम रहा था, जिस तमिलनाडु में अभी तक तो उनका खाता नहीं खुला है। और वो बता रहे थे कि नहीं, तमिलनाडु में जबरदस्त विक्ट्री होनी चाहिए। और दूसरी बीन बजा रहे थे बंगाल में। जब मैं बंगाल में गई तो सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे कि 35 मिल रहे हैं। सोचिए कहां 35 और कहां ये रिजल्ट जो सामने आ रहा है। तो इससे एक बात लगता है कि चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो पॉलिटिकली एम्बिशियस हैं, लिहाजा वो किस तरफ जाएंगे, किस तरफ से डील होगी। और नीतीश जी पहले ही दिल्ली आकर अपना एजेंडा सेट कर लिया है। तो देखिए, एक आदमी कॉन्फिडेंट था, वो नीतीश कुमार। घोषणा होने से पहले, मतलब परिणाम आने से पहले ही वो दिल्ली आ गए और उन्होंने अपनी विश लिस्ट मोदी जी के सामने रख दी कि भाई हमारी विश लिस्ट ये है, अगर आप मानिएगा तो डील होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। ये डर अच्छा है मुकुल, ये डर बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जो हैं चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा को जो एक श्रेय दिया जाना चाहिए, क्षेत्रीय दलों के वजूद को खत्म कर देना, ये वही जेपी नड्डा हैं जो बिहार में जाके बयान देते हैं कि हमारा मकसद है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना। हम ये भी जानते हैं कि जिन जिन के साथ, जो इनके साथ थे, उनका क्या हश्र किया, चाहे अकाली दल हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, सबका क्या हश्र किया। तो ये डर बहुत अच्छा है। इस पारी में अगर बहुमत से भाजपा दूर रह जाती है तो कम से कम क्षेत्रीय अस्मिताओं को नहीं कुचला जाएगा। बिल्कुल, ये बात, ये डर अच्छा है। ये वाली आपकी लाइन बहुत ही अच्छी है। और इन्होंने वाकई में उद्धव ठाकरे का तो किया ही, अभी इनका क्या होगा ये भी रिजल्ट देखना होगा कि शिंदे गुट और अजीत पवार गुट, इनकी क्या हैसियत बचती है वहां, क्योंकि बीजेपी अपने आगे फिर किसी को नहीं चलने देती। तो मुझे लगता है ये डर, ये लगाम है। और ये अगर बीजेपी एनडीए सत्ता में भी आते हैं तो एक लगाम रहेगी उन पर, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और नायडू की जहां तक बात है, वो यूपीए में भी रहे हैं, एनडीए में भी रहे हैं, और नीतीश बाबू भी ऐसा नहीं है कि उनका कोई ऐसा है इतिहास कि वो इधर ना रहे हों उधर ना रहे हों। तो दोनों के लिए अभी संभावनाओं के द्वार खुले हैं और कुछ भी हो सकता है। और देखिए, अभी सर एक चीज में आपने कहा बहुत अच्छी बात क्षेत्रीय दलों की। क्षेत्रीय दलों के लिए भी 2024 का यह जो परिणाम है, ये बहुत बड़ा लेसन है। 2 क्षेत्रीय दल देखिए, बीजेडी देखिए, नवीन पटनायक देखिए उड़ीसा, और आप देखिए जगन मोहन रेड्डी यानी आंध्र प्रदेश। ये दोनों दल, दोनों के नेता पिछले 10 साल से मोदी जी ने जो कुछ भी सही गलत किया, मजाल है कि वो विपक्षी एकता के लिए तैयार हुए हों। उनके ऊपर इतने बड़े हमले हुए, लेकिन उनको लग रहा था, नवीन पटनायक को लग रहा था कि बस वो उड़ीसा को बचा लेंगे और खुद को बच जाएंगे। कहानी खत्म हुई। उड़ीसा नहीं बचा पाए वो, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताते कि उड़ीसा में जो नतीजे आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, चाहे विधानसभा हो लोकसभा। यानी कि आप विपक्ष के साथ नहीं गए, जरूरी मुद्दे नहीं उठाए, कटघरे में नहीं रखा भाजपा को, आज ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। और यही हाल जगन मोहन रेड्डी का आप देखिए। आंध्र प्रदेश, बार बार लोग अपील हो रही थी कि भाई इतना बड़ा क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, विपक्ष के साथ आइए, वो तैयार नहीं हुए। और हमें नहीं भूलना चाहिए बीआरएस, जिनके आधार पर तेलंगाना में इस समय भाजपा के वोट बढ़े हैं, वह भी लगातार डायलेमा में रही। उसको लगा कि गठबंधन नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सबक और सीख तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए है कि अगर आप हाथ नहीं मिलाएंगे तो इस ऑनस्लॉट को आप नहीं झेल पाएंगे। क्या आपको लगता है ये एक स्वर्णिम मौका है क्षेत्रीय दलों के पास मुकुल? क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमने देखा क्षेत्रीय दलों का क्या हालत कर दी गई है, और निशाने पर सभी क्षेत्रीय दल हैं। एक बार आपने भाजपा से जुदा रास्ता अपनाया, आपको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आपके सामने कई मिसालें हैं, शिवसेना को नोच दिया, एनसीपी को नोच दिया, केजरीवाल को जेल में है। तो क्या ये एक स्वर्णिम मौका है क्षेत्रीय दलों के पास? नहीं, ये बिल्कुल, ये 2024 का जो जनादेश आ रहा है या आएगा, वो वाकई में क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक सबक है, एक लेसन है। क्योंकि उनसे अलग जुदा रास्ते की बात अलग है, लेकिन उनके साथ भी जो रहे हैं उनका भी क्या, उन्होंने किस तरह से मटिया मेटू ने किया है, धीमे धीमे धीमे।
तो पहले ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आडवाणी के जमाने से था, उनकी एक चाहत थी कि 2 ही पार्टियां होनी चाहिए। वो 2 पार्टी वाला सिस्टम हमेशा चाहते रहे और इसलिए और मोदी जी एक कदम आगे हैं कि एक ही पार्टी रहनी चाहिए। एक देश, एक चुनाव, एक पार्टी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है और इसी में सबको मंथन करने की जरूरत है। गठबंधन में जो है, जो गठबंधन में नहीं है, जिनका साथ ये हुआ, चाहे वो नवीन बाबू हो चाहे वो नीतीश बाबू हो, कि इन्हें भी आगे इनके साथ चल के क्या हासिल होगा। मैं जो लगातार कह रहा हूं कि ये अहंकार की हार है, ये घमंड की हार है, क्योंकि देखिए लगातार कहा जा रहा था कि भाजपा को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी, मगर 60 सीटों, मैं स्पष्ट कर दूं, अभी 2 चीजें हो रही हैं। पहली बात, ये रुझान है, अंतिम परिणाम क्या आएंगे हम नहीं जानते हैं। फिर रहस्यमय तरीके से मतदान की गति को धीमा कर दिया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, ये रुझान है, ये बहुत बड़ा राइडर है, मगर ये जो रुझान है वो बतला रहा है कि ये अहंकार की हार है। आप लगातार देखिए, पूरी एजेंसीज आपके हाथ में थे, पूरा प्रचार तंत्र आपके हाथ में था, और ये एक सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इस प्रचार तंत्र के जरिए आपने एक अरसे तक इस देश की जनता को ब्रेन वॉश किया। फिर भी आपको 60 सीटों का नुकसान, और वो भी कहां? उत्तर प्रदेश में। वो उत्तर प्रदेश जहां आपका पूरा प्रचार फैला हुआ था। तो मैं यहां पर भाषा आपसे जानना चाहता हूं कि इस सब के बावजूद हार, ये अहंकार की हार है, और अहंकार की हार एक और जगह दिखाई देती है। स्मृति ईरानी जी, मैं वही बुरी तरह से पिछड़ी हुई है। मैं बता रही हूं। मैं क्या तस्वीरें बताएं? इस समय 72,000 वोटों से वह पीछे चल रही हैं, स्मृति ईरानी, जिनकी अघोषित जो बीट थी या मंत्रालय था वो राहुल गांधी को ट्रोल करना था। तो इस समय देखिए वो 72,000। मैं इसमें करेक्ट कर दूं, बिल्कुल जो चुनाव आयोग की साइट है, जो चुनाव आयोग की, 1,18,027 वोट से स्मृति ईरानी पीछे हैं किशोरी लाल से। अच्छा, हाँ। आज का दिन कितना भारी होगा मैडम पे। मतलब देखिए, स्मृति जी की दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। उनमें ईगो इस कदर भरा हुआ है, सवालों के जवाब नहीं देते, क्योंकि जो उनसे सवाल पूछता है उनसे इस कदर बौखलाती हैं वो। उनका, जैसे भाषा कह रही थी, उनका एकमात्र काम था राहुल गांधी को ट्रोल करना, दैट्स इट। और राहुल गांधी को सिर्फ 50,000 से हराया था उन्होंने, 50-55 से। और किशोरी लाल अगर उन्हें 1 लाख से हरा देते हैं तो ये भी एक देखने वाला बात है। ये भी बहुत अच्छी बात रही अभिसार कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई कि उन्होंने इस पूरी सीट को इररेलेवेंट कर दिया। यहां से राहुल गांधी खड़े होते तो पूरे समय वही टसल चलती रहती, तमाम लोग समझाने लगे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही संदेश दिया कि मैं नहीं, मेरा व्यक्ति आपसे मुकाबला करेगा, मैं वहां जा रहा हूं। और वायनाड से भी बहुत इंपॉर्टेंट लीड ली हुई है इस समय राहुल गांधी ने। दूसरी तरफ मैं एक और तरफ इशारा करना चाहूंगी कि जिस समय ये सारा घटनाक्रम हो रहा है अभिसार, कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं वहां पर मुझे लगता है कि जो चिंता का सबब हमारे लिए है कि जो बीजेपी का पर्दे के पीछे से ऑपरेशन था वो काफी हद तक सफल होता दिखाई दे रहा है। उमर अब्दुल्ला अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, उधर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से पीछे चल रही हैं। ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दिया था कि घाटी की जो पॉलिटिक्स है उसे मुक्त किया जाए। अनंतनाग को तो बकायदा इन्होंने डीलिमिट किया था, राजौरी और पुंछ को इंक्लूड किया था, और वहां से जिस तरह से इंजीनियर रशीद को खड़ा किया उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। एक अपडेट और दे दूं मैं आप लोगों को कि नरेंद्र मोदी की सीट है वाराणसी, ये माना जाता है कि वो जीती रहे, मार्जिन पर बात उड़ती, लेकिन इस बार कांग्रेस बहुत बढ़िया लड़ी है। पिछली बार का आपको बता दूं, अजय राय लड़े थे, 2 लाख से कम वोट थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6.25 लाख वोट थे, और अभी तक अजय राय 4 लाख से ऊपर वोट ले चुके हैं। लीड केवल नरेंद्र मोदी की है 1,42,000, यानी बड़ी लीड जिनकी मानी जाती थी कि 4 लाख 5,000 से जीतेंगे, अभी वो भी 1-1.5 लाख पर अटके हुए हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए इसमें किस तरह से एग्जिट पोलस्टर्स का किरदार था। सारे पोल्स दोस्तों, एक पोल नहीं, सारे पोल्स एनडीए को 400 सीटें बता रहे थे, सभी 400 सीटें। और सबसे बड़ी बात, जो जमीन पर रिपोर्टर था, इन्हीं चैनल के जो जमीन पर रिपोर्टर्स थे, वो कहते थे हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मगर रहस्यमय तरीके से 400 बताया जा रहा था। दिलचस्प बात यहां पर यह भाषा, अमित शाह जो आंकड़ा देते थे वही आंकड़ा ये जो पोलस्टर्स हैं वो देते थे। आप जानते हैं इनमें से वो भी पोलस्टर्स हैं जो पकड़े गए थे स्टिंग ऑपरेशंस में, रफू पे बंद करते हुए। इनकी वो विश्वसनीयता है, ये वो क्रेडिबिलिटी है। मुझे लगता है कि एक गंभीर जांच कराने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं इन स्टिंग ऑपरेशंस का क्या असर शेयर बाजार पर पड़ा जी, क्या कमाई होगी हम नहीं जानते, क्योंकि ये जांच का विषय है। हाँ, या हो चुकी वो तो। और फिर आज जो नतीजे आए, फिर धड़ाम से गिरा शेयर बाजार।
और मुझे लगता है बहुत मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है गंभीर जांच का विषय है इस मुद्दे पर। और मुझे लगता है कि इस पे जरूर हमें निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभिसार आपको ये एक बार अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूं। मैं कलकत्ता में थी, आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, मैं वहां थी जहां पर ममता बनर्जी का घर है, उसके पास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग स्टेशन पे थी। 6:30 बजे तक अगर मतदान हो रहा है तो 6:45 बजे से लोगों ने टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया, एग्जिट पोल आ गया और बताने लग गए कि बंगाल से 35 सीटें आ रही हैं बीजेपी की, 30 सीटें आ रही हैं बीजेपी की। और वहां जो लोग खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि अभी तो हमारे घर वालों को पता नहीं है कि हमने वोट कहां दिया है, ये एग्जिट पोल वालों को कैसे पता चल गया। और ये एक सीट नहीं, आखिरी चरण में 57 सीटें थी। और वही आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, वही 57 सीट्स का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में था, एक हिस्सा यूपी में था, एक हिस्सा बिहार में था। और आप देखिए कि इन तीनों जगहों पे 7 चरणों में मतदान था। 7 चरण अभिसार रिकॉर्ड है, भारत के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव है। मोदी जी ने दावा किया है कि एक देश एक चुनाव कराएंगे। ये चुनाव अभी तक इतना बड़ा, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हमें और 1 महीना कम करना चाहिए था, सारा खेल जो एग्जिट पोल का हुआ है, क्योंकि इसी से ये आशंका है, जो मतदान की काउंटिंग अभी धीमी हो गई है, वह आशंका भी इसीलिए जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जिट पोल को ही सही कराने के लिए सिस्टम कहीं से ऑपरेट कर रहा हो। और एग्जिट पोल पे एक बात मैं भी जोड़ दूं, एक तो मुझे बहुत एग्जिट पोल मुझे जरूरत नहीं लगती, क्योंकि 3 ही दिन तो थे बीच में, क्या एग्जिट पोल की जरूरत है, नतीजे आने हैं। दूसरा, रीपोल भी होता है, वो तो 6:30 और 6 बजे की बात कर रहे हैं। कल जब चुनाव आयुक्त बात कर रहे थे, बोले हम डाटा कहां से दें, अभी तो रीपोल हो रहा है कई जगह। तो रीपोल से भी पहले एग्जिट पोल आता है। मुझे लगता है कि वो भी, क्योंकि कई जगह मैं बताऊं अभिसार, बिहार में तो मैंने खासतौर से यूपी में 2-2 हजार, 1-1 हजार, 100 वोटों से जीत हार हुई है। तो ये रीपोल पर भी अगर आपने पहले ही कह दिया इतनी बड़ी जीत हार हो रही है, तो रीपोल जहां 1000 वोट है या एक बूथ पे 2000 वोट है, उस पर भी असर पड़ता है। मुझे लगता है कि इस पे सोचना चाहिए कि एग्जिट पोल पर भी रोक लगनी चाहिए। इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं, हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बड़ी खबर इस वक्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले करीब 61 सीटों का नुकसान, 61-62 सीटों का नुकसान, और पूरी एनडीए को अगर कोई नीचे ला रहा है तो वो भाजपा। बड़ी खबर यह भी है कि स्मृति ईरानी हारती नजर आ रही हैं। बड़ी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में तमाम संभावनाओं के उलट 43 सीटें जो है, यानी कि इस वक्त इंडिया गठबंधन आगे वो उत्तर प्रदेश जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और न जाने क्या क्या। मगर खबर यह भी आ रही कि 12 बजे के बाद जो है काउंटिंग को स्लो कर दिया गया है। ये तमाम चीजें हैं जो हमारे जहन में कई शक पैदा करते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल्स की, यहां पर भाषा, तमाम जो एग्जिट पोलस्टर्स के एक क्लियर लिंक दिखाई देते हैं भाजपा के साथ, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फोटो भी नहीं भूल सकते आप, वो बिल्कुल। फोटो भी चल रही थी सोशल मीडिया पे। और सवाल ये है अभिसार कि इस तरह से हमने आपने सबने चुनाव बहुत कवर किए हैं, इस तरह से एक ही लाइन पे। और देखिए रीजनल जो चैनल्स थे, चाहे तमिलनाडु का चैनल्स हो, टीवी चैनल्स की बात कर रही हूं, केरल के टीवी चैनल्स हो, वो बिल्कुल अलग एग्जिट पोल दिखा रहे थे जो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है परिणामों में। लेकिन ये जो सारे नेशनल, चाणक्य से लेके एक्सेस, सारे, एक नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब में तकरीबन एक ही ढंग का सुर था। सबको लग रहा था कि मोदी जी ने क्योंकि नारा दिया है 400 पार, तो किसी ना किसी तरह से गाड़ी बढ़ाकर 300, 350, 375 तक सबने पहुंचाने की कोशिश की। और विपक्ष को जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया, और तमिलनाडु खास तौर से, मतलब मुझे इतनी हैरानी हुई, मैंने तमाम अपने दोस्तों को फोन करके कहा जहां मैं तमिलनाडु में गई कि आप लोग तो ये बता रहे थे, यहां तो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 10-10 सीटें मिल रही हैं, अन्नामलाई जीत रहे हैं। उन्होंने कहा हमें बिल्कुल भरोसा है अपने लोगों पर, लोगों ने वोट मोदी जी को नहीं दिया है, बीजेपी को वोट नहीं दिया है, और वही परिणाम हो रहा है। लेकिन खेल बहुत बड़ा है जिसपे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये एग्जिट पोल किस तरह से दिमाग सेट करता है। और मुकुल एक अपडेट दे दूं, क्योंकि अभिसार ने राम मंदिर का बार बार जिक्र उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किया है। तो उत्तर प्रदेश जहां अयोध्या है, जहां राम मंदिर बना है, वो जिला, वो फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। और उस सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कितनी बढ़त है? समाजवादी पार्टी के हैं अवधेश प्रसाद और बीजेपी के लल्लू सिंह, जो जीतते आ रहे थे लगातार। मार्जिन इस समय 15,000 से 15,500, बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है, बहुत आंकड़ा नहीं है इसमें, आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं समाजवादी पार्टी। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए, लल्लू सिंह वही व्यक्ति हैं
जिन्होंने संविधान बदलने की बात की थी। और सिर्फ लल्लू सिंह नहीं, भाजपा के तमाम बड़े नेता। और इसी मुद्दे को पकड़कर यह संजीवनी साबित हुई इंडिया गठबंधन के लिए। इसी मुद्दे को पकड़कर राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी लगातार हमला बोल रहे थे। तो फैजाबाद मेरे हिसाब से भाषा दो लिहाज से महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्तर पर और जो संविधान को लेकर पिच रही है इंडिया गठबंधन की, उसकी भी जमीन यहीं से उभर कर आती है। और देखिए, इन दोनों मुद्दों पर अभिसार, जिस तरह से राम मंदिर पर बकायदा विपक्ष पर निशाना साधा गया कि वह हिंदू विरोधी है, वह इतने बड़े सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुआ। एक शुरू से लेकर आखिरी तक, पहले चरण से आखिरी चरण तक अगर आप भाषणों का पूरा सीरीज देखें मोदी जी का, सिर्फ मोदी जी का देखिए, अमित शाह जी को छोड़ भी दीजिए, योगी जी को छोड़ भी दीजिए, तो आप देखेंगे कि वे लगातार इस बात पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल इंडिया गठबंधन, जिसे वो इंडी गठबंधन कहते हैं, वो हिंदू विरोधी है। और यह पिच मुझे लगता है अयोध्या ने साबित कर दी कि आपने जिस तरह से कम अभी साबित कर रहा है, इतने देर हो गई, 3 बजने जा रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी तमाम विपरीत परिस्थितियों, क्योंकि यहां पर हमें ध्यान रखना होगा 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल, मीडिया नहीं, पैसा नहीं, प्रचार नहीं, अवधारणा बनाने की इंडस्ट्री नहीं, फेक न्यूज नहीं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, नेता जो जेल में हैं, इस सब के बावजूद भूलने नहीं, हमें बार बार याद रखना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं बतौर सीएम, और हेमंत सोरेन रिजाइन करके जेल में गए हैं। और मैं आपको बता दूं, एक जो खबर आ रही है वो डॉक्टर प्रणॉय रॉय के हिसाब से, जो मेरे गुरु हैं, उनके हिसाब से, और ये बहुत ही अहम आंकड़ा है, वो बता रहे हैं कि 2019 के मुकाबले एनडीए के वोट शेयर में 3% की गिरावट आई है और इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में 11% की उछाल आई है। अब एनडीए का वोट शेयर 45% है और इंडिया गठबंधन का 41% है। और यह बावजूद इसके कि आपके बैंक अकाउंट फ्रीज, आपके नेताओं पर हमला, आपके नेताओं का चरित्र हनन, मीडिया मुद्दे नहीं उठा रहा था। इनफैक्ट मीडिया तो मुद्दों को धता बता रहा था। आपको याद होगा जब एग्जिट पोल आया था तो वो कौन तिहाड़ी पत्रकार है जो ये कह रहा था कि नहीं, ये एग्जिट पोल साबित कर रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई नहीं, इनको शर्म तक नहीं आती है मुकुल। अच्छा, और मैं तो आपको कहूं कि आप तो, क्योंकि एक आंकड़ा है 303 का, उसमें से घटा के 240, आप 60-63 की बात कर रहे हैं, पर मैं तो अभी कह रहा हूं क्योंकि एग्जिट पोल और जो उनका नारा था 370, अगर उससे लगाएं तो आप 130 सीट पीछे हैं अगर आप लगाएं, और 400 पार वाले से लगाएं तो उससे भी आप 100 सीटें करीब पीछे हैं, 125। तो एक तो ये वाली बात इसमें मुझे जोड़नी थी। दूसरी मैं बताऊं कि जो हम बात कर रहे हैं लगातार, आप 3 बजने वाले हैं, मेरठ से, जो अभी आप फैजाबाद की, मेरठ से अरुण गोविल ने बीजेपी की थोड़ी सी बढ़त ली है। अब ये वाली जो बात है 1000 को 1500 से बढ़त ली है अब जाकर, तो आप जो विपक्ष को शंकाएं भी हैं उन्हें भी बल मिलता है कि ये क्या दोपहर बाद क्या खेला हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि 3 बजे तक रुझान लगभग सेट हो जाता है कि ये रिजल्ट आने वाला है। उसमें थोड़ा बहुत घटत बढ़त हो जाती है, लेकिन ये इसलिए मुझे लगता है कि इस समय बहुत गौर लगता है। अभी बात कर लीजिए कि प्रज्वल रवन्ना अभी पीछे चले जा रहे हैं लगातार। मैं उसकी बात करूंगा, मगर ये जो बता उन्होंने जिक्र किया विपक्ष की जो आशंकाएं, क्योंकि देखिए हमने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में देखा, बिल्कुल वो तो खुले कैमरे में लोकतंत्र का चीरहरण। फिर हम ये नहीं भूल सकते बिहार के चुनाव के दौरान कम से कम 5 या 6 ऐसी सीटें थी, तेजस्वी यादव का दावा था कि उन्हें उस पर जीत मिल गई थी, उनसे नोच ली गई वो बैलेट, जो जीत है। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देकर वापस ले लिया गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं यहां पर भाषा, मुझे लगता है अब आने वाले अगले 5, 6, 7, 8 घंटे विपक्ष के काउंटिंग एजेंट्स, उनके लॉयर्स, उन्हें खासा सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में ये जो उपलब्धि भाजपा की रही है वो किसी की नहीं रही है। उन्हें बहुत ज्यादा सक्रिय रहना पड़ेगा, उनके लॉयर्स और उनके काउंटिंग एजेंट्स। देखिए, शायद यहीं पर हमें याद रखना चाहिए कि जो वोटों की चौकीदारी का एक स्लोगन दिया सिविल सोसाइटी ने, जिसमें तकरीबन 300 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इस तरह के विजिलेंस दस्ते मौजूद हैं, जहां पर ये वही लोग बता रहे हैं कि इंटरनेट बंद हो रहा है, वही लोग बता रहे हैं कि इंटरनेट स्लो हो रहा है। तो ये सारी ये जरा डिटेल में बताइए, जो इंटरनेट बंद होने की शिकायतें कहां से आ रही
रही हैं, क्या मुद्दा है, बताएं। देखिए, अभी तक तो 2 जगह से आई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 2 जगह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला है, इस प्लेटफॉर्म पे डाला है कि इंटरनेट स्लो हो जा रहा है, कई जगह लोग कह रहे हैं कि बंद हो जा रहा है, और उनको आशंका है इस बात की कि इसको बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसीलिए वो पहले से ही इस आशंका को जता रहे हैं। और देखिए, विपक्ष ने एक काम इस बार बहुत अच्छा किया है, पहले से ही सारी आशंकाओं को पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि ये हो सकता है, इस बात की सतर्कता रखनी जरूरत है, एक एक वोट की निगरानी करनी जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि आपको लीड मिल गई, आप रिलैक्स हो जाइए। आपको तब तक देखना है जब तक काउंटिंग हो जाए, जब तक मुहर ना लग जाए, और तब भी उन्होंने कहा है जब वो अनाउंस ना हो जाए। तो ये सारी, तभी तो हमें खबरें पता चल रही है अभी सार कि 11:15 बजे के बाद से काउंटिंग कम हो गई है, जहां से बीजेपी के ये देखा जाए मुकुल, कितने शर्म की बात है, हम साल 2024 में हैं फॉर गॉड सेक, और आज भी आप जनादेश की चोरी की बात कर रहे हैं। आज भी चंडीगढ़ जैसा शर्मनाक जो है वक्फा यहां पर सामने उभर कर आता है। ये हो क्या रहा है इस देश में? वो तो यानी कि 36 वोट थे केवल। और सबसे बड़ी बात, आपने राजीव कुमार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, उस आदमी के गुरूर को देखा, उस आदमी की तड़ी को देखा। मैं उसे कायरता बोलता हूं। तुम में हिम्मत नहीं है वही सवाल सत्ता से पूछने की। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डाल के सवाल कर सके। मगर यहां पर आप ताना मारते हैं तो विपक्ष पर ताना मारते हैं, और जबकि पहली कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं आलोचनाओं का स्वागत करूंगा। तो आलोचना और ये ट्रोलिंग, इसमें फर्क उन्हें करना चाहिए कि आलोचना हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट तक सवाल उठा रहे हैं, कई जगह कई विज्ञापन रोकने के लिए कोर्ट, हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो उसे इन्हें कंसीडर करना चाहिए था समय रहते, और अभी भी उनके ऊपर पूरा दारोमदार है, और हमें विश्वास है कि वो इस पर गौर करें, ये शिकायतें ना हो और ये निर्मूल साबित हो, और बहुत ही सही से काउंटिंग पूरी हो। और देखिए, राजकोट और सूरत 2 चीजें जो हमारे सूरत का जो इंसिडेंट है, इंदौर में भी जो होते गया, कमल तो खिल गया ना। मैं कह रही हूँ, सूरत से तो कमल खिल गया, सबको बैठा दिया, और इंदौर का आप बता ही रहे हैं, इंदौर भी हमने सबके सामने देखा। और फिर मैं दोहराऊंगी कि इस चुनाव ने यह भी देखा, शायद पहली बार अभी सार, मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि इससे पहले कभी हुआ हो कि ऑन कैमरा अपराधी अपराध कर रहा है, 10-10 वोट डाल रहा है, और इतना बड़ा एविडेंस चुनाव आयोग को दे रहा है कि देख भाई, मैं कर रहा हूं, बाकी लोग भी कर रहे होंगे, जो लोग फेसबुक लाइव नहीं कर रहे। ये तो 3-4 मिसालें थी जो सामने आई, हमारे सामने आई, वो भी तब जब उन्होंने खुद बनाया। दूसरों को तो वहां, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना, इस तरह से चलाना अलाउ नहीं होता। अगर वो खुद ना बनाते तो हमें पता भी नहीं चल पाता। तो एक तरह से स्पष्ट हो जाता है, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2-3 चीजें हैं। चुनाव आयोग की भूमिका, इस वक्त जिस तरह से वोटों की गिनती में जो धीमापन हम देख रहे हैं, इसके अलावा एग्जिट पोल्स की जो हमने भूमिका देखी है, जो शर्मनाक है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मगर आप जानते हैं, जब तक यह निजाम है वो संभव नहीं है। यह निजाम है, अब यह सवाल हम करेंगे। 241 सीटें, हम सब जानते हैं। क्या आपको लगता है कि विपक्षी दल खेला कर सकते हैं? भाषा, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। चंद्रबाबू नायडू की हमने राजनीति को देखा है, वो पलट सकते हैं, नीतीश कुमार जो हैं वो पलट सकते हैं, मगर क्या ये विशफुल थिंकिंग है, या आपको लगता है क्योंकि अभी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते भाजपा को निमंत्रण आ ही जाएगा, उसमें दो राय नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे अनलेस कोई पीछे खेल ना हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नैतिक आधार पर तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि भाई मैं बहुमत से 30 सीटें रह गया। आपको लगता है क्या क्षेत्रीय दल कुछ खेला कर सकते हैं यहां पर? देखिए, अभी संभावना इस बात की बनी हुई है कि क्षेत्रीय दलों के भीतर एक अलग ढंग की अंडरस्टैंडिंग हो, प्रधानमंत्री पद को लेकर कुछ खेल हो, तभी सिर्फ हो सकता है। प्रधानमंत्री पद से नीचे कोई डील नहीं हो सकती, जो दोनों दलों का आपने जिक्र किया वहां पर। और मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार अभिसार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सी सीटें 1000, 2000, 5000 के मार्जिन पर फंसी हुई हैं। वोटिंग धीमी हो रही है, वोटिंग नहीं, वोटों की काउंटिंग धीमी हो रही है। लिहाजा ये जो एप्रीहेंशन है वह बहुत तगड़ा होता जा रहा है कि कहीं खेल दूसरी तरफ से ना हो जाए, क्योंकि अगर 10 सीटें और भाजपा की कम होती हैं, अभी 60-62 सीटों का नुकसान है, अगर वो 72-75 सीटों पे की कमी पर जाता है तो निश्चित तौर पर अपोजिशन के लिए खेलने के लिए काफी बड़ा ग्राउंड है। क्योंकि एक बात दिल से सब जानते हैं, तमाम विपक्षी दल, तमाम जो एनडीए के पार्टनर्स भी रहे हैं, कि मोदी जी और अमित शाह जी के शासनकाल में उनकी कुछ भी चली नहीं। तो अगर उस पे इंडिया गठबंधन कुछ खेल पाए तब हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बीजेपी
10-15 सीटें और नुकसान। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है यहां पर, क्योंकि होगा क्या यहां पर मुकुल, कि अगर वो सरकार बना लेते हैं तो एजेंसीज, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा का जो है सबसे रिलायबल साथी रहा है, उन्हीं एजेंसीज, उसी धन बल, वही जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदे के जरिए इनकी ताकत है, वही इस्तेमाल इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी तो हो सकता है। बिल्कुल, उसकी आशंका तो है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के सामने अभी ये चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने बहुत बड़ी है कि अपने दलों को और अपने साथियों को और अपनी पार्टी के लोगों को भी एक जगह रखना। अगर सत्ता आ जाए, सत्ता का गोंद बहुत बड़ा होता है, एजेंसी मार डर ये तो है ही, लेकिन सत्ता का गोंद भी जिस तरह के हमने लोग देखे एन चुनाव के समय जिस तरह से भागा दौड़ी मची, एक सीट पे नहीं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो वो हमने दिल्ली तक में देखा, जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष है वो तुरंत बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आगे की जो लड़ाई है, पर ये एक नैतिक हार हो चुकी है अगर ये टैली रहती है। अब वो भले ही कितना तोड़ लें, मोड़ लें, अपनी और बढ़ा लें, लोगों का विलय करा लें अपनी पार्टी में, लेकिन मोदी जी की नैतिक हार हो चुकी है अगर ये 240 की टैली भी रहती है। मगर नैतिकता क्या उसको स्वीकार करेंगे भाषा किसी सूरत में? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लोग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने कहा है कि हमें आपके जुमले नहीं चाहिए। मगर क्या आपको लगता है जिस तरह से कोशिशें अब इस वक्त अमित शाह कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से बात करने की, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में ये मांग जोर पकड़ेगी कि आपके चेहरे के साथ पूरा प्रचार तंत्र आपके पास, विपक्षी दल पैसा तक नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, मीडिया 99% एयर टाइम मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषणों को लेकर, एक नेता विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा करता है, उसे दिखाने के बजाय उसका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे हालात में आप क्या देखती हैं भाषा? फिर देखिए, ऐसे में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि अगर जो अभी आंकड़ा है, अगर बीजेपी इस पे रहती है तो मोदी जी का कद निश्चित तौर पर कम होगा, उस पे प्रेशर पड़ेगा बाकी आरएसएस और बाकी जो नेता हैं। लेकिन फिलहाल तुरंत कोई चेंज होगा इसकी मुझे संभावना बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन इससे विपक्ष और विपक्ष का जो ग्राउंड है वह निश्चित तौर पर मजबूत होता है। और मुझे एक बात का डर निश्चित तौर पर है अभिसार, कि जब चुनाव चलते समय इन्होंने दो चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तब भी सामने ही आ गया था कि मतदान होना है, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो तब होती है जब चुनावी प्रक्रिया चल रही होती है। तो दो मुख्यमंत्रियों को जब आप जेल में डाल सकते हैं, लिहाजा क्या एक रिवेंज मोड में भी बीजेपी जाएगी? और क्या जिस तरह का तंत्र है, क्योंकि हमें मोदी जी की, मुझे कम से कम अवतार ले लिया उन्होंने इस चुनाव के दौरान, हार के लिए वो कौन सा अवतार लेंगे और उसका ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? रिवेंज पे मैं एक और चीज जोड़ दूं, क्योंकि यूपी का जो खेला हुआ है उसमें अब ये भी फंस गया है मामला कि योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। वहां सीटें कम हुई हैं, तो हो सकता है जैसे एक नारा लगा था, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, राजपूतों ने नारा लगाया था, या तो वो खेला हुआ है, पर फिर भी उन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा कि आपके रहते हुए इतनी कम सीट कैसे आ गई। तो आगे यूपी में, मगर हम ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि अखिलेश राहुल ने लगातार दो मुद्दों पर जोर दिया, बेरोजगारी, संविधान को खतरा, ये दो मुद्दों को लेकर ये लगातार चलते रहे। और हम जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें पूर्वांचल में मिल रही थी, फूलपुर में, इलाहाबाद में उनकी रैलीज देखिए, बेकाबू, और प्रधानमंत्री उसका भी मजाक उड़ा रहे थे। मैं ये कहता हूं यहां भाषा, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, और अग्निवीर लाने के नाम पर आपने जो करारा तमाचा इस देश के युवा के चेहरे पर मारा है, वो भी तो एक फैक्टर है। क्योंकि देखिए, ये दोनों जो मुद्दे हैं अभिसार, ये मुझे लगता है नीचे तक गए हैं, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर अभी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उतना वो सीटों में ना तब्दील हुआ हो, लेकिन ये मुद्दा शुरू से लेकर आखिरी चरण तक एक ऐसा क्रिटिकल मोमेंट रहा जिसमें बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए बाएं दाएं सब बोलते रहे, मंगलसूत्र से लेकर पाकिस्तान से लेकर सब कुछ कह दिया, लेकिन नौजवानों के लिए कोई गारंटी का मुद्दा नहीं था। और सबसे बड़ा टेस्ट केस मुझे लगता है इस चुनाव की जो सबक है कि वह बना उत्तर प्रदेश, जहां गंगा मैया ने बुलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि बनारस तो मेरा ही है। और उसको याद कीजिए किस तरह से अखिलेश बार बार बोलते थे कि आप तो क्योटो बना रहे थे, हम क्योटो में भी जीत सकते हैं। तो ये एक जो एक पूरी लहर चली बदलाव की उत्तर प्रदेश में,
उसका असर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य पर पड़ना चाहिए। मैं एक चीज यहां पर मुकुल रखना चाहता हूं बात, जब प्रधानमंत्री का भाषा का स्तर हर गुजरते दिन के साथ गिरता जा रहा था, वो शुरुआत करते हैं जब आप अपने ही नागरिकों को घुसपैठिया बताते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताते हैं, उसके बाद अब मटन मछली मुगल तक, यानी कि एक व्यक्ति मछली खा रहा है, आपने उसे मुगलों के अत्याचार के साथ जोड़ के देख दिया। आप वहां नहीं रुके, आप घुस गए मुजरे के अंदर, आप मुजरे की बात करने लगे, मुजरा करते रहो, एक नहीं दो दो बार। मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये सब हो रहा था तब मेरे जहन में एक डर था कि अगर इसका इनाम उन्हें जनता देती है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। मगर ये जो 60-63 सीटें कम हो रही हैं, कम से कम ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं, विपक्ष मुद्दे पर था, वो विपक्ष जिसे एयर टाइम नहीं मिला, जगह नहीं मिली अपनी बात रखने के लिए, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कुछ भी अनर्गल कह रहे थे। मैं समझना चाहता हूं क्या जनता ये देख रही है नहीं, मैं वही कि देश का जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है वो कैसी बातें कर रहा है। विपक्ष ने मुद्दा उठाया, लेकिन जैसे मैं की बात कही मटन मछली पर, मैं से महंगाई शब्द मोदी जी ने नहीं बोला। एक तो ये देखिए, फिर मैं ये बार बार आपको बताऊं दर्शकों, वाराणसी में वो लीड कम होना, वो मार्जिन कम होना, और फैजाबाद में अगर विपक्ष जीतता है तो लोग जहां से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, भाई वाराणसी में गंगा मैया ने बुलाया, काशी कॉरिडोर हो गया, ज्ञान व्यापी का मुद्दा इतना उछाला गया कि आप समझ सकते हैं कि इन 3-4 महीने पहले अगर आप जाएं तो ज्ञान व्यापी और मथुरा की बातें होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने बचा लिया कि 2027 में इसका काम लेंगे। लेकिन जो वहां के रहने वाले लोग हैं, हम लोग तो सब कर रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अयोध्या वाले से पूछिए उनके सामने क्या मुसीबतें हैं, तभी ये रिजल्ट आ रहा है। वाराणसी वाले से पूछिए उनके सामने क्या मुसीबतें हैं। तो लोगों ने अपनी मुसीबतें, जनता ने भी चुनाव लड़ा है, और जनता के मुद्दे विपक्ष ने उठाए और विपक्ष को सहयोग जनता ने दिया। तो ये इससे साबित होता है कि अगर हम सही मुद्दों पर रहें आखिर तक तो परिणाम बदल। और आप जानते हैं भाषा क्या चीज थी? धार्मिक मुद्दों के सामने, राम मंदिर के सामने, धर्म से जुड़े मुद्दों के सामने अगर आप दूसरे मुद्दे उठाते थे तो आपको धर्म विरोधी बताया जाता था। एक अरसे से इस देश के अंदर चुनाव लड़ा गया है गरीबी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अरे आपने 2014 की जो सरकार पलटती हो तो भ्रष्टाचार के आरोपों के पलटी ना। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब आप वो मुद्दे उठाते थे तो आपके पालतू मीडिया से लेकर भाजपा का नेता बोलता था, अरे धर्म मुद्दा नहीं है, 370 नहीं हटा दिया हमने। यानी कि जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, उसे कुचला जा रहा था भड़काऊ मुद्दों के नाम पर, और पूरी की पूरी तरह से एजेंडा सेटिंग करने की कोशिश हुई। अभिसार, अगर आप ध्यान से देखिए, सारे जो प्राइम टाइम डिबेट हैं, तमाम अखबारों में जो कॉलम्स छपे, और अंत में हमें नहीं भूलना चाहिए अभिसार, 2024 का चुनाव शायद मोदी जी भी जिंदगी भर याद रखें, क्योंकि पूरी उम्र उन्होंने इतने इंटरव्यू नहीं दिए जितने इस दौरान दे दिए। 7 चरण के चुनाव, यानी मोदी जी के इंटरव्यू की बरसात हो गई। एक अखबार को, मुझे याद नहीं पड़ता कभी ऐसा हुआ होगा इतिहास में, एक अखबार 2-2, 3-3 बार इंटरव्यू ले रहा है। ऐसे बुला के इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। बनारस में द ग्रेट इंटरव्यू रूबिका लियाकत के द्वारा, जहां वो अवतार रूप लेते हैं। तो ये सारा जो माहौल चल रहा था, यानी जहां उनके भाषणों का टेलीकास्ट है, उसके बाद फिर उनके इंटरव्यू का टेलीकास्ट है। आप ये देखिए, मतलब 100% गारंटी थी कि पब्लिक परसेप्शन में अगर कोई नाम जाए तो वो सिर्फ मोदी का नाम जाए। उसके बाद अगर ये हाल है, मैं कह रही हूं कि अगर मान लीजिए 50-50% मीडिया डिवाइडेड होता, तब रिजल्ट क्या होता अभिसार? मुद्दा अगर लोगों तक पहुंच रहा होता, मैं कह रही हूं विपक्ष उठा रहा था, नहीं भाषा, मगर मैं कह रहा हूं आप ये 50-50% की बात क्यों कर रहे हैं? हम अमेरिका नहीं है, यहां कोई डेमोक्रेट रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है कि एक तरफ CNN है, एक तरफ फॉक्स है। ये एक ऐसा देश का मीडिया है जो हमेशा बुनियादी तौर पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है। हम 2014 से भूल गए एक पूरा अन्ना आंदोलन किस तरह से उठा था, मीडिया की वजह से उठा था ना। आपने उस वक्त 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तमाम मुद्दों पे सवाल किया, एक मीडिया के तौर पर हम करते रहे। इसलिए मैं ये 50-50% बात समझ आती है। विपक्ष की दिक्कत मैं कह रही हूं कि देखिए, इतनी चीजें आई,
दुनिया की सबसे बड़ी रिश्वतखोरी इसी समय सामने आई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अगर मीडिया कायदे से खबर कर रहा होता इस पे, तो अन्ना हजारे वाला घोटाला कुछ नहीं था उसके आगे। बताइए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मुद्दा अगर कवर होता, नीचे तक पहुंचता, तब सोचिए कितनी सीटें कम हो गई होती बीजेपी की। बहुत अहम बात यहां भाषा कर रही है और इस पर मैं थोड़ा वक्त देना चाहूंगा, मगर ये मुझे याद दिलवाइएगा अगर मैं भूल जाऊं तो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र और राजस्थान की, क्योंकि वहां पर भी बहुत दिलचस्प नतीजे आ रहे हैं। मुद्दों की हम बात करेंगे। भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा हमारे सामने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा था। साफ तौर पर इस हाथ दे इस हाथ ले दिख रहा है। तुम पैसा दो हम तुम पर रेड नहीं मारेंगे, तुम पैसा दो हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, दिख रहा था। दूसरी तरफ हमें याद है 2014 से पहले 2G स्कैम वगैरह वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे सारी बातें कर दी। अब वही बात आप लोग सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में कर रही है ये सरकार, उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। अब नहीं, ये उन्होंने अदालत, एक मिनट, अदालत जाना तो बहुत दूर की बात, चर्चा ही नहीं कर रहा है। यह पता चलता है कि प्रचार तंत्र मीडिया का क्या किरदार है कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसा घपला, उसकी ना चर्चा ना जनता में उसकी कोई गूंज। मीडिया ने पहले से तय कर रखा था। ये जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी लोग कहते हैं, उसका ये एजेंडा था कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं करेंगे, मोदी जी का फैक्ट चेक नहीं करेंगे, मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे, मोदी जी की तपस्या भी हम दिखाएंगे, मौन साधना। नहीं, मैं एक मिनट, मैं रोक दूं आपको यहां। मैं नहीं भूला हूं पापा की एक परी ने, जब प्रधानमंत्री साधना कर रहे थे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए, उन्होंने ट्वीट किया था साधक जी, साधक। अब फिर ऐसे लोगों को चमची ना बताया जाए तो क्या कहा जाए? और चमत्कार करके कार्यक्रम भी चले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने नहीं पूछा मोदी जी से, जब मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कहा कि अगर ये मैं बॉन्ड ना लाता तो आपको कैसे पता चलता, ये उसने ये नहीं पूछा। है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सामने आया है। आप 6 साल 7 साल लड़ते रहे वहां उसे छुपाने के लिए, और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंकड़े जारी करने से मना कर दिया। उसके बाद भी हमें 3 महीने चाहिए, चुनाव आयोग के बाद जारी करेंगे। हुआ क्या? यही हुआ ना। उन्होंने बिल्कुल तय कर रखा था। जब ये बात आई कि भाई आप मोदी जी के ध्यान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं जाकर कहीं भी तपस्या करें। नहीं, आई एम सॉरी, नहीं, मैं एक चीज मैं एक पूरी बात कर दूं। लेकिन इसका जो कवरेज है चुनाव के दौरान, हमें उससे दिक्कत, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी से दिक्कत है। तो वो एंकर पूछती है कि वो प्रधानमंत्री, वो आप अगर राहुल कहीं जाते तो हम कवर नहीं करते, पर उससे कोई पूछने वाला नहीं था। राहुल ने इतनी भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, आपने कितना कवर किया? दरअसल काउंटर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री से भी नहीं हो रहा है, और ये एंकर भी अपने आप को, ये भी उनसे कम नहीं समझते अपने आप को। ये समझ रहे हैं कि अब तो हम, एक खबर आ रही है कि अजय टेनी ट्रेल कर रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी टेल कर रहे हैं, जो कि हमारे दर्शक नहीं जानते। उनके बेटे जो हैं, उन्होंने हमारे किसानों पर उनको रौंदने का आरोप था, और ये नहीं भूल सकते, ये वो अजय मिश्रा टेनी हैं जिन्हें मंच पर खड़े होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं इनका जो ओहदा है, इनका रुतबा और बड़ा करूंगा अगर आप हमें जो है वोट दे। कितने शर्म की बात है। गुजरात से भी खबर है कि बनासकांठा कांग्रेस जीत रही है या जीत पता नहीं। बनासकांठा, बाय द वे, बनासकांठा, ये हम दोनों की चर्चा करेंगे एक एक करके, और हम राजस्थान और महाराष्ट्र की भी करेंगे। देखिए, बनासकांठा में बता दूं, वो जगह है हमारे दर्शकों के लिए जहां प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस कांग्रेस दे देगी, और ये वो जगह है जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी। इस लिहाज से इसके मायने काफी हैं बनासकांठा के। जी, गुजरात के बनासकांठा से नहीं, उन्होंने राजस्थान में कहा। हाँ, यहाँ भी रिपीट, नहीं, यहाँ पर कही थी वो बात, यहाँ पे भी रिपीट की थी। मैं गुजराती में उन्होंने ये बात कही थी, तुम्हारी 2 भैंसों में से 1, एक उनको दे देंगे और फिर घर उनको दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ये काफी दिलचस्प डेवलपमेंट है कि गुजरात में अगर जीत रही है, और गुजरात से 2 से 3 सीटों पे कांग्रेस लीड करते हुए दिखाई दे रही है। तो एक चीज जो दिखाई दे रही है विशाल की, खास तौर से वो इलाके, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत तवज्जो वाले इलाके हैं, जहां से मोदी जी ने इस तरह के महान नफरती भाषण दिए, जहां से शुरुआत की। तो राजस्थान में भी जहां उन्होंने कहा मंगलसूत्र, वहां बीजेपी की स्थिति अभी तक अच्छी नहीं है। हाँ, मैं अपने दर्शकों को 1 मिनट बता दूं, राजस्थान में 14 सीटों पर बीजेपी आगे और 10 सीटों पर कांग्रेस आगे। वो राजस्थान जहां पिछली 2 लोकसभा चुनावों से सूपड़ा साफ हो गया था, वहां अगर वो राजस्थान जहां सांप्रदायिक तौर पर माहौल को भड़काने की कोशिश न जाने कितनी बार किया गया, अलवर में आपको याद होगा क्या हुआ था, तो वहां पर अगर 10 सीटों पर कांग्रेस आगे है तो ये कितनी अहम बात है। भाषा अपनी बात पूरी करें। तो मैं ये कह रही हूं कि ये देखिए कि अगर यहां से जो अभी खबर है, ट्रेंड है, और लोग बता रहे हैं कि काफी मार्जिन है,
तो उससे ये साबित होता है कि जिस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड मोदी जी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लिया, जिसमें एक बनारस है और गुजरात की भी ये सीटें, जहां पर बड़े पैमाने पर आक्रोश भी उपजा था, क्योंकि जिस तरह से वहां पर एक ही कम्युनिटी का डोमिनेंस बीजेपी में है। आपको याद होगा कि ठाकुरों वाला पूरा मूवमेंट गुजरात से शुरू हुआ था कि गुजरात में ये अनाउंस किया गया कि बीजेपी ठाकुरों के विरोधी में है, और वह पहुंचा राजस्थान, और राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश। मैं उसको पर्सनली सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये जो पूरा दबंग जाति वाला एक डोमिनेंस था, लेकिन मोदी जी के लिए यह मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पर उनके अपने जो मुख्यमंत्री हैं वह दूसरी तरह से निशाने पर थे, और उन्हें मुख्यमंत्री के साथ उसी तरह से खड़े रहना पड़ा जैसे हसन के प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े रहे। तो मुझे लगता है मोदी जी ऑल इज नॉट वेल, और कम से कम एक सबक तो है कि सिर्फ नफरत 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 हर समय वैसे ही गुल नहीं खिलाएगी, कमल नहीं खिलाएगी जैसे आप सोच रहे नहीं। और मैं कहता हूं, देखिए, सिर्फ नफरत की बात नहीं है मुकुल, यहां आप अत्याचारियों के साथ थे। हमारे सामने 3 मिसालें, अजय मिश्रा टेनी का मैंने जिक्र किया, प्रज्वल रेवन्ना के लिए आप ही ने कहा था ना, वोट मांगे थे उनके लिए। आपके हासन के जिला अध्यक्ष लगातार आपसे कहते रहे कि इन्हें टिकट ना दिया जाए, आप उनके साथ थे, हम नहीं भूले। आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया। ये मिसाल हमारे सामने है। एक बलात्कारी राम रहीम हर बार आप पैरोल पर रिहा कर देते हैं, इस बार आप नहीं कर पाए क्योंकि कोर्ट ने तलखी दी। तो न सिर्फ आप नफरती भाषण का इस्तेमाल करते रहे, आप नफरतियों के साथ खड़े रहे, आप महिला सम्मान, महिला अस्मिता की धज्जियां उड़ाते रहे। ये देश की जनता देख रही है ना, ये देश की जनता ये देख रही है, दिखाया नहीं जाता, एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो ये सब भी है, ये हकीकत है। मीडिया की ही बात आ जाती है यहाँ। संदेश खाली जो अगर वहां कुछ हुआ है उस पर भी बहुत क्वेश्चन थे, वो बहुत बड़ी खबर होती है, और प्रज्वल रेवन्ना वो खबर नहीं होती। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी सम्मान की बात मोदी जी ने की, तो इसलिए लोगों को वो खोखली लगती है कि भाई एक मुद्दा आपके लिए इतना बड़ा, बीजेपी के लिए भी और मीडिया के लिए भी, जो मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा है वो मीडिया के लिए बड़ा है। अच्छा, मैं महाराष्ट्र की आप बात करना चाहते हैं, एक अपडेट उसका मैं दे दूं आपको कि क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो 10 सीटों पर आगे है, और शरद पवार की जो एनसीपी है वो 7 सीटों पर आगे है। मैं कई और प्लेटफॉर्म्स पर भी देख रहा हूं, 48 में से 29 पर जो है एमवीए यानी कि जो अघाड़ी गठबंधन है, यानी कि कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे एनसीपी, वो आगे हैं। भाषा, ये अपने आप में मेरे ख्याल से इस चुनाव के हाईलाइट को देखा जाएगा। क्यों? आपने 2 पॉलिटिकल पार्टी को नोचकर खत्म कर दिया, उनका चुनाव चिन्ह तक उनके पास नहीं है। यही नहीं, आपको याद होगा हमने चर्चा भी की थी, वोटिंग के दौरान कई लोगों में असमंजस था वोटिंग चिन्ह को लेकर। आपने वजूद खत्म कर दिया, नोच के खत्म कर दिया। एकनाथ शिंदे को एजेंसीज के ब्लैकमेल के जरिए वहां से हटा दिया। बावजूद इसके, अगर आपकी बढ़त है इस वक्त 29 सीटों पर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस आगे हैं, और उनसे बहुत पीछे जो है बीजेपी और इसका मतलब एक और है अभिसार, कि आप साफ साफ देखते हैं कि महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट वॉशिंग मशीन। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन तो अद्भुत है, जहां पर आप तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जिनको अजित पवार के खिलाफ 7,000 करोड़ का मामला है, आप बोलते हैं, आप यहां लेकर आते हैं और उनको क्लीन चिट कर देते हैं। कांग्रेस को भी तोड़ा यहाँ पर। प्रफुल्ल पटेल कैसे भूल सकते हैं? कांग्रेस को भी तोड़ने की कोशिश। नहीं, प्रफुल्ल पटेल नहीं, अशोक चौहान अशोक चौहान। तो तीनों पार्टियां जो दावेदार थी, और देखिए इसमें जिस तरह से सुप्रिया सूले, मैं यहाँ पे जरूर नाम लेना चाहूंगी, वो एक सतर्क निगाह बनाई हुई थी, बार बार कह रही थी कि भाई मेरे यहाँ की लाइट बंद हो गई, मेरे यहाँ का इंटरनेट बंद हो गया, स्ट्रांग रूम में क्या गड़बड़ हो रहा है। इससे यह अलर्ट जारी हुआ कि आपको अपने ईवीएम मशीनें जहां रखी हैं वहां की भी सतर्क निगरानी करनी है। और उसके बाद जो नाराजगी थी, क्योंकि मैं तो मुंबई के उन इलाकों में गई जहां पे द सो कॉल्ड विकास हो रहा था, अडानी जी को धारा भी दी थी, वहां मैं पहुंची और देख के हैरान हो गई कि इतने बड़े पैमाने पे लोग सीधे सीधे बोल रहे थे कि हम तो मोदी जी की, अडानी जी की सरकार को नहीं चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने हमारा जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। तो अब आप देखिए, ये वॉइसेस कहीं आ ही नहीं रही थी। हम दिल्ली में बैठ के जितनी जगह देख रहे थे, लग रहा था कि ये तो बिल्कुल भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है, भाजपा बिल्कुल ले जा रही है और मोदी जी की लहर चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सबक भी है कि
आपकी वॉशिंग मशीन कितनी भी अच्छी हो मोदी जी, लेकिन जनता की भी अपनी सोच की एक मशीन है। बिल्कुल। तो वो महाराष्ट्र तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की हम चर्चा दो वजहों से हमें करनी चाहिए। पहली बात वो वॉशिंग मशीन, और इसमें हम ये नहीं भूल सकते देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के बारे में क्या कहा था, जो आज की तारीख में उनके साथ बतौर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, कि अगर हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसेंगे। आज धर्मेंद्र शर्मिंदा होंगे उनके इस बयान को लेकर। छगन भुजबल, अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग घोटाला, प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर कह रहे थे एक जमाने में 2019 में कि इन्होंने सैनिकों का अपमान किया था। और फिर नारायण राणे, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं नहीं भूला हूं किस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ 1 दर्जन विधायक थे जिन पर एजेंसीज का दबाव था। तो महाराष्ट्र की चर्चा अगर की जाएगी, और मैं कुछ देर बाद उद्धव की बात करूंगा, वो एक अलग मुद्दा होगा, महाराष्ट्र की चर्चा की जाएगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो उन्होंने भ्रष्टाचार पर दावे किए कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। बिल्कुल, वो तो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। जो वॉशिंग मशीन की भी बात की, पर मुझे ये हैरत है, कई जगह इतने इंटरव्यू आए, उसमें इस पर लेकर कोई सवाल या हमलावर पत्रकार नहीं दिखा। और जब अमित शाह कहते हैं बताइए किसको हमने केस बंद कर दिया, तो उस पत्रकार से ये नहीं कहा गया भाई केस आप बंद नहीं करेंगे, हमें पता है केस बंद कर देंगे तो फिर तो आदमी कभी कहीं भी चला जाएगा। केस को बनाए भी रखना है और आपको साथ भी रखना है। तो ये केस का जो मामला है कि हमने बंद नहीं किया, लेकिन आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये सब खेल किया गया जनता की आंखों के सामने, और भ्रष्टाचार जिन्हें कहते उन्हें अपने गले लगा लिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी टीडीपी हो, जेडीयू हो, अगर ये लोग भी अपना पाला बदले तो हम कोई नैतिकता की दुहाई नहीं दे सकते। बिल्कुल, कम से कम देनी चाहिए भाजपा को। भाजपा के पास तो राजनीतिक नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, यहां पर न सिर्फ हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के दावों को की पोल खुलते देखा, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात सामने उभर कर यहां पर आती है कि संविधान पर जो हमला भाजपा के नेता लगातार कर रहे थे, उसका असर हमने महाराष्ट्र में भी देखा। वहां के जो दलित समुदाय के लोग थे, SC ST के थे, वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे। और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और अघाड़ी ने उसे बहुत बखूबी बनाया, बहुत अच्छे ढंग से। और मुझे लगता है कि यह संदेश अभिसार देश के हर कोने में गया है। जहां हम गए हैं, जहां मैं जा पाई हूं, जहां बाकी दोस्त गए हैं, जहां पत्रकार बिरादरी पहुंची है, जो पत्रकार है आज की तारीख में भी, उन सब से पूछने पर यह पता चलता है कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन संभवतः आजादी के बाद जितने चुनाव हुए, पहला चुनाव है 2024 का जहां एक मुद्दा बना है। और इसने दलितों में, आदिवासियों में, वंचित समाज में एक बड़ी एस्पिरेशन, बड़ी चिंता पैदा की कि अगर ये चला जाएगा तो हमारे तमाम अधिकार चले जाएंगे। ये एक महाराष्ट्र में। और दूसरा मुझे लगता है महाराष्ट्र में, देखिए, शरद पवार को आप जितना भी पसंद करें नापसंद करें, एक कद्दावर नेता है जिसने जमीन पे बहुत काम किया है। अगर हम महाराष्ट्र का नक्शा दिखा पाए अपने स्क्रीन पर, तो पता चलेगा कि शरद पवार का जो पूरा का पूरा इलाका है, उसने जिस तरह से वापसी की शरद पवार के पास, क्योंकि उसे लगा कि उसके नेता का अपमान है। हमारी क्षेत्रीय भावना बहुत तगड़ी है महाराष्ट्र में। दे फील लाइक मराठी। उनको लगता है कि ये हमारा अपमान हो रहा है और ये गुजराती अपमान कर रहे हैं। और नहीं भूलिए कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो परियोजनाएं, 2 बड़ी परियोजनाएं आनी थी, उन्हें उठाकर मोदी जी ने गुजरात ले गए। उन तमाम मुद्दों को उद्धव ठाकरे बखूबी भुना पाए, और एक सिंपैथी भी थी। हाँ, और ये मैं उसी पे आ रहा हूं, मुकुल। हाँ। मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत अहम फैक्टर है कि किस तरह से मराठी अस्मिता को उठाते रहे उद्धव ठाकरे। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का जो पूरा बोलचाल का लहजा था, नकली हैं, आप लगातार बेइज्जती करते रहे। वो आदमी कह रहा था पलटकर कि तुम्हारी डिग्री की तरह मैं नकली हूं। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने जो लड़ाई लड़ी है वो अप्रत्याशित है। वो भारत के इतिहास की जितनी भी राजनीतिक लड़ाइयां हैं, उसमें एक ऐसा आदमी जिसे मैं कहता हूं जमीन से उसकी जो पीठ थी वो जमीन पर थी, वो उठा, वो लड़ा। और अगर ये वोट बने रहे, 30 सीटें आ गई, तो मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है कि साल भर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उद्धव ठाकरे विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। उद्धव के तो अस्तित्व का सवाल था, देखिए, बिल्कुल साफ साफ अस्तित्व का। और जो आप कह रहे हैं जमीन से, यानी वही राख से उठना एक तरह से, तो उनके अस्तित्व का सवाल था। अगर वो इस चुनाव में अच्छा नहीं करते तो उनकी शिवसेना जो बची कुची थी वो भी चली जाती। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा एकनाथ शिंदे पर। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी आगे राजनीति में बदलाव होगा। अभी किस तरह से बदलाव होगा?
अगर ये सारा रिजल्ट और एकनाथ शिंदे बहुत कुछ नहीं कर पाते या अजित पवार, तो फडणवीस फिर आगे बढ़ सकते हैं और उन लोगों को कह सकते हैं कि अब आप हमारे में विलय ही हो जाइए। तो इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें, संभावनाएं हैं। तो उद्धव ठाकरे ने वाकई में कमाल किया है, और जिस तरह की उनकी भाषा रही है, संयमित भाषा रही है, वो बहुत ही, वो नहीं जैसे अखिलेश की भाषा की बात हो रही है ऐसी, जबकि बाल ठाकरे के पुत्र हैं वो, जो एक बड़ी उग्र भाषा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में जब अंतर करते हैं तो वाकई डिसेंट उनकी बातचीत लगती है। और उन्होंने एक साथ उन्होंने कहा कि भाई जो बीजेपी का हिंदुत्व है मोदी जी का, वो मेरा हिंदुत्व नहीं है। यानी ये करेक्शन करना, ये बदलाव करना अपने आप में, ये बहुत बड़ी बात है। शिवसेना के भीतर एक पूरा ही एक तरह से उसका बदलाव हुआ है। और अब सर, तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। बात जिक्र कर रहे हैं, अगर देखिए 2024 का चुनाव, तमाम विपक्षी नेता, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे पिनराई विजयन हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, आप पूरा नक्शा उठा के ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, सबकी भाषा की जो मर्यादा है, जो उसका संयम है, इतना तीखा हमला, पर्सनल हमला, डीएनए तक की बात हो गई, सब कुछ बात हो गई। लेकिन मजाल है कि इंडिया गठबंधन या जो बाकी विपक्षी नेता भी हैं जो बाहर रहे इंडिया गठबंधन से, उनमें भी अगर उस तरह की तू तड़ाक वाली भाषा, क्योंकि यहाँ एक तरफ से गाली गलौज वाली भाषा चल रही थी और यहाँ पर वो बुआ बोल रहे हैं, वो चाचा बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है गड़बड़ी हो जाती है, वापस आ जाएंगे, और अपने मुद्दों पर बने रहना, ये कहीं से भी डेविएट, एक ने भी हेट स्पीच नहीं दी, किसी ने भी मोदी जी को तू तड़ाक नहीं कहा, अमित शाह को तू तड़ाक नहीं कहा, योगी जी को कुछ नहीं कहा, जबकि वो चाहते थे कि कहीं फंस जाए ये मामला, और फिर वो इमोशनल हम जाकर मैंने तो वहां देखा जहां बंगाल में, कलकत्ता में योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे हम, लेकिन तब भी टीएमसी के जो नेता हैं वो कहे, बहुत शालीनता से उन्होंने कहा कि हमारी धरती पे बुलडोजर की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, ये जो भाषा कह रही बहुत अहम बात है, ये ना भूलें, गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के डीएनए पर सवाल उठाया था। मिस्टर मुरैठा चौधरी, मिस्टर सम्राट चौधरी ने यह तक कह दिया था कि लालू की बेटी ने चूंकि किडनी दी इसलिए उन्हें टिकट मिला। अब इससे निम्न स्तरीय हमला क्या हो सकता है, मगर बावजूद उसके उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। और मैं अब बात करना चाहूंगा तेजस्वी यादव से क्या गड़बड़ हो गई, मतलब क्या लग रहा है। देखिए अभी जो दिखाई दे रहा है कि 7 सीटों का फायदा गठबंधन को हो रहा है। पिछली बार तो खैर 0 सन्नाटा था, एक ही सीट पर जीत पाए थे, इस बार 7 सीटों का फायदा है। क्या गड़बड़ हो गई और नीतीश ने अपना वजूद बनाए रखा, क्यों ऐसा लग रहा है आपको, क्यों हुआ ऐसा? देखिए मुझे लगता है कि जमीन पर क्योंकि सीमित संसाधन, आप सब जानते हैं कि न्यूज क्लिक की क्या स्थिति है। तो जहां जहां मैं गई वहां पर एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही थी कि नौजवानों के भीतर मुद्दा पहुंचा हुआ था। लेकिन जिस गठबंधन की कल्पना तेजस्वी ने की, माई बाप की, वह जमीन पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और वहां पर जो नीतीश है, क्योंकि नीतीश बहुत खामोशी से काम किए, आप देखिए कि वो मोदी जी के साथ खड़े रहे और एक लाइटमैन की तरह भी काम करते हमें दिखाई दिए। पटना में जो रोड शो हुआ, उनका लाइमलाइट उस तरह की नहीं मिली, लेकिन उनका जो जातिगत समीकरण था, जो दबंग जातियां लालू और तेजस्वी से नफरत करती हैं, क्योंकि वहां नफरत वाला हिसाब है, उनको लगता है कि ये आ जाएंगे तो यही डोमिनेट कर लेंगे। उनको ईबीसी के साथ, यानी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का जो पूरा समीकरण नीतीश ने पैदा किया था, वो तकरीबन 6% स्विंग लाता है। और चुनाव में 6% स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अभी तक के जो ट्रेंड है उसने रोल अदा किया है। तेजस्वी निश्चित तौर पर एक बड़े लीडर, बड़े मास पुलर के तौर पे सामने आए, एजेंडा सेट किया, लेकिन वोट पड़वाने में मुझे लगता है ये परिणाम बता रहे हैं कि वोट उनके मुद्दे पे नहीं पड़ा। हालांकि भाकपा माले जिस तरह से आरा और काराकाट से अभी तक लीड अख्तियार की हुई है, दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं, सुदामा प्रसाद आरा से और काराकाट से राजा राम, ठीक है। इन दोनों के बारे में बहुत कम चर्चा मीडिया में थी, लेकिन वहां पर जमीन पर जो भूमिहीन और अति पिछड़ा सामने आया और यादव वोट उसको मिले हैं, उसी की वजह से लीड है। तेजस्वी का जलवा भाषणों में था, स्पीचेस में था, टकाटक, टनाटन, फटाफट सब कुछ था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको वोट में तब्दील करने का जो मैकेनिज्म होना चाहिए था, जो अखिलेश ने पैदा किया, वह वहां एक मिनट मुझे ये भाषा का तर्क इसलिए थोड़ा सा हल्का लग रहा है क्योंकि भाई विधानसभा में तो आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे ना, और विधानसभा में ये ना भूलें भाषा, आप लिटरली
आखिरी कुछ हफ्तों में उतरे थे, फिर भी आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे। यहां लोकसभा में आपके साथ सहानुभूति थी, आपकी कमर टूटी हुई थी, वो मेहनत आप कर रहे थे, साथ में क्या कहते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी आपका साथ दे रहे थे। फिर भी इसके चलते अगर तेजस्वी यादव यहां कमाल नहीं कर पा रहे हैं तो कई सवाल खड़े कर रही है। तो एक मुझे ये अभी इनकी जब बात सुनते हुए मुझे ख्याल आया कि मुझे लगता है कि बिहार की जनता यूपी की जनता की तरह अभी इतनी परेशान या उतनी पीड़ित नहीं है जैसे योगी का बुलडोजर है। देखिए बिल्कुल एक वर्गीय है, उसका एक पूरा उनका एक वर्गीय पूरी एक राजनीति है। तो वहां नीतीश से मुझे लगता है कि इतना अभी वो परेशानी नहीं हुई। तो तेजस्वी के पक्ष में अब हो सकता है कि विधानसभा में उनके पक्ष में चीजें जाए। 8 सीटों पर इस वक्त गठबंधन आगे है। आरजेडी को 4 का फायदा, कांग्रेस को 2 का फायदा और सीपीआई एमएलएल को 2 सीटों का फायदा इस वक्त ये दिखाई दे रहा है। देखिए, हमें ये समझना, मुझे लगता है नीतीश की राजनीति और योगी आदित्यनाथ की राजनीति का भी फर्क है कि जनता वहां अखिलेश की तरफ गई और वहां उतना तेजस्वी की तरफ नहीं गई। हमारे जो दर्शक इस वक्त मेरे प्लेटफॉर्म और न्यूज क्लिक पर हमारे साथ हैं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा ये नतीजे जो आ रहे हैं क्यों अहम हैं, क्योंकि ये ना भूलें इससे पहले एग्जिट पोल्स में सभी ने 400 पार कह दिया था, भाजपा को दिखा भी रहे थे 380 से 400, लगभग सभी एग्जिट पोल्स। आज यहां पर भाजपा को 63 सीटों का नुकसान, सिर्फ भाजपा को। दूसरी बड़ी खबर, एनडीए नीचे जा रहा है नीतीश या फिर तेलुगु देशम पार्टी या अन्य सहयोगी दलों की वजह से नहीं, एनडीए नीचे जा रहा है बीजेपी की वजह से। बीजेपी को नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो उसकी राजनीतिक जमीन है, जहां उसके पास 2 अहम राजनीतिक ब्रांड है, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर हम जो है इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी को नुकसान यहां पर हो रहा है। ये तो राजस्थान, माफ कीजिएगा, गुजरात और मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, जहां उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी कि आप बच गए। और यहां पर अगर बराबरी का मुकाबला हो जाता तो भाजपा इस वक्त महज 210 या 211 सीटों पर आगे होती। तो मैं आपको बता दूं, अपने मंच पर और न्यूज क्लिक के मंच पर भी हम लगातार चुनावों से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा। अभिसार, भाषा और मुकुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।